चलिए चलो, एक तो कल क्या बता रहे थे आप लोगों को? ठीक है, कल कहाँ तक हो गया था भाई? देखो थोड़ा सा आप लोगों को बता दीजिए इसमें कौन कौन से लोग होते हैं जल्दी से। अरे यार थोड़ा तो पढ़ के आए होगे ना। क्या था इसमें बताइए पहले? खैरा रोग धान में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? गेहूं। ठीक है, गेहूं के लिए क्या है? क्या? हाँ, गेहूं के लिए रस्ट रोग क्या है? रस्ट रोग किसके लिए है? गेहूं के लिए है। ठीक है, थर्ड वंची टाप रोग। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। और लाल सड़न रोग गन्ने के लिए है। गुड। फिर उसके बाद क्या है? रेड रॉट तो आपको पता है ना। और मार्स रोग, मार्स रोग किसके लिए? मटर के लिए। फिर टिक्का रोग, बताओ भैया टिक्का रोग किसके लिए होता है? टीका कहाँ लगाते हैं? ओ भाई गुड। फिर है ब्लास्ट रोग, इसको झोंका रोग भी बोलते हैं। हाँ गुड, बहुत बढ़िया भैया। हरित वाली रोग, हरी वाली कहाँ जाते हैं लोग? हरी वाली सब्जी लेने के लिए कहाँ जाते हैं? ठीक है भाई, बाजरा। फिर अग्नि रजा रोग, ये तो सेव है ना, अग्नि रजा रोग, ठीक है ना, तो सेव। ब्लैक हट रोग, ये गेहूं है। ठीक है। फिर डाई बैक रोग, दाएं जाना बाएं नींबू, जाना, नींबू। नींबू है ना, लेमन। तो भैया फिर निक्रोसिस, आंवला का है। ठीक है भैया, नई कोशिश करने वाला। ठीक है। फिर कोटर स्पॉट, इसका ट्रिक नहीं बताया था मैंने। कोटर स्पॉट, गाजर। व्हाइट बर्ड, इसको ऐसे याद कर लेना आप लोग कि जैसे अंग्रेज है ना, अंग्रेज तो व्हाइट है अंग्रेज, तो अंग्रेजों को हमने क्या किया? मुक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो ऐसे समझिएगा कि मुक्का मक्का, ठीक है, व्हाइट मुक्का मक्का, ऐसा समझिएगा। व्हाइट सुनते ही ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग में आता है, तो मुक्का। ठीक है। लो भाई, हर रॉट, चुकंदर, हर हर रात एक चुकंदर। लो भाई गुड, बहुत बढ़िया। ब्राउनिंग रोग, गोभी का, फूल गोभी का, ठीक है। और टुंडू रोग, गेहूं ऊ की मात्रा है, एक ही बात, एक बस में। तो कल के लिए हुआ, कल का जो भी चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है आपको इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। कल आए थे भैया आप गगन? क्या हो गया भाई, कल क्या हो गया आपको? हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो के नहीं उठ पाए थे क्या? नहीं, वो तो ट्रेजेडी हो गई, नाना जी खत्म हो गए। ओ, नाना जी कितने साल के थे? 85 ऊपर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संचित कोष, सार्वजनिक खाता, सार्वजनिक कोष कह सकते हैं, ठीक है। और आकस्मिक खाता, कोष, ठीक है। संचित कोष से दो है, वार्षिक लेखा जोखा, बजट, राजस्व खाता और
राजस्व खर्च, राजस्व प्राप्ति, पूंजी में पूंजी खाता जहां पे है ये इधर, तो पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो राजस्व खर्च में योजनागत खर्च, फिर इधर गैर योजनागत खर्च, इसी तरह से राजस्व प्राप्ति, राजस्व कर, गैर राजस्व कर। अब इसके बाद पूंजी खाता की तरफ आते हैं। तो पूंजीगत व्यय, खर्च या व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, इसमें भी योजनागत खर्च, गैर योजनागत खर्च। कुल प्राप्ति इक्वल्स टू राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। कुल खर्च इक्वल्स टू राजस्व खर्च प्लस पूंजीगत खर्च। बचत या सरप्लस इक्वल्स टू जब कुल प्राप्ति ज्यादा हो कुल खर्च से, डेफिसिट घाटा जब कुल खर्च ज्यादा हो कुल प्राप्ति से, और संतुलन, ठीक है, बैलेंस संतुलन जब कुल खर्च बराबर हो कुल प्राप्ति। कल जो है थे हम बैठे थे वो भी डेमो वाले हैं क्या? हाँ, अभी 2 क्लास लिए थे, मैंने बोला था कि 2 क्लास डेमो है, देख लीजिए जैसा लगे। पूंजीगत प्राप्ति नहीं है सर इस बार। नहीं होता नहीं कुछ।
तिवारी जी कल इंदिरा गांधी का शांत हो रही थी। पवन नहीं मिला नहीं मिला। जनरल भर दिया क्योंकि वो नहीं होता है, जिला चेंज नहीं होता है। हो गया। तो देखिए संचित कोष होता है, संचित कोष को कॉन्जुगेटेड फंड बोलते हैं, ठीक है। तो संचित फंड होता है सार्वजनिक, इसमें के अंदर एक सार्वजनिक कोष होता है और एक आकस्मिक कोष होता है, ठीक है। जब कभी कोई प्रकार की अगर एकाएक कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आई या फिर कि किसी प्रकार का अगर आकस्मिक रूप से किसी ने अटैक कर दिया, तो उस समय पर क्या होता है कि आकस्मिक खाता जो रखा जाता है उससे पैसा निकाला जाता है, सैंक्शन किया जाता है। और अगर जैसे कोई योजना का जो खर्च होता है, जैसे मनरेगा वगैरह है और कई सारी योजनाएं हैं, उनके लिए जो पैसा चाहिए होता है, ये पब्लिक फंड या सार्वजनिक खाता से निकाला जाता है पैसा, ठीक है। अब इसको छोड़ने के बाद जो बचता है वो वार्षिक लेखा जोखा या बजट के अंतर्गत आता है। अब बजट में क्या होता है, पैसा वैसे यहीं से निकलता है, ऐसी बात नहीं है, वो इसका भाग ही है ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ से अगर पैसा निकालना है तो आपको एक जैसे बिल पास करते हैं उस टाइप में मतलब आपको करना पड़ेगा, एक इसके लिए अथॉरिटी होगी, ऐसे आप पैसा मन से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एलोकेट किया जाता है पैसा कि कहाँ के लिए कितना पैसा है, ठीक है। तो अब वार्षिक लेखा जोखा की अगर बात करें तो इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है राजस्व खाता, एक होता है पूंजीगत खाता, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका रेवेन्यू खाता, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। अब रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, ये खर्च है और ये प्राप्ति है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है और ये रिसिप्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, राजस्व खाता जो होता है उसके अंतर्गत योजनागत खर्च आते हैं, गैर योजनागत खर्च आते हैं, ठीक। जहां पे आप एक योजना के तहत खर्च करते हैं और कहीं एक जगह ऐसी होती है जहां पे गैर योजनागत खर्च करते हैं। राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति में एक होता है राजस्व कर और एक होता है गैर राजस्व कर, ठीक है भाई। मतलब कहने का मतलब यह है कि योजनागत खर्च में आपको दिखेगा कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, पर यहाँ पे गैर योजनागत खर्च में आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से राजस्व कर में भी होता है, मतलब ये सभी जो गैर योजनागत या गैर राजस्व कर जो कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं, आदमी देता नहीं है पर उनको मिल जाते हैं टैक्स के रूप में, ठीक है ना। जैसे कि गाड़ी का लाइसेंस वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं जहाँ पे, और जैसे इनकम टैक्स होता है तो डायरेक्ट टैक्स अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भैया अकाउंट से काट रहे हैं, पर यहाँ पे पता नहीं चलेगा आपको और आपका पैसा मतलब कटता रहेगा कहीं ना कहीं से। इसी प्रकार से पूंजी खाता जो होता है, इसमें दो प्रकार के खर्च होते हैं, पूंजीगत खर्च होते हैं और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, ठीक। अब पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कह सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट के पीएसयू वगैरह जो होते हैं, पीएसयू वगैरह या फिर पब्लिक सेक्टर जो होते हैं, नवरत्न कंपनियां या फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, वहां से जो इनको प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति, जो लाभ प्राप्त होता है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। अब पूंजीगत जो खर्च होते हैं ये योजनागत खर्च भी होते हैं, गैर योजनागत खर्च भी होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से, तो जैसे कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है जितने भी होते हैं, तो ये योजनागत खर्च कहलाते हैं। गैर योजनागत जो लोगों के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है। तो इन सभी के हम डिफिनेशन आपको लिखवाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए भैया आप लोग ऐसा करिए, पहली हेडिंग डालिए, राजस्व खाते का खर्च। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत सरकार का कर्मचारियों को
किया जाने वाला खर्च, पेंशन, भत्ता। वहां पे कोष्टक में लिख लेना नॉन प्लान्ड, एनपी, कैपिटल एन कैपिटल पी। नॉन प्लान मतलब गैर योजनागत और प्लान मतलब योजनागत। फिर अगला जो सेकंड है, भारत सरकार द्वारा उधारी ब्रैकेट में लोन की वापसी पर किया जाने वाला खर्च। ये भी नॉन प्लान्ड है, एनपी। थर्ड है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं पर किया जाने वाला खर्च एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं पर किया जाने वाला खर्च। ठीक है, ये प्लांट के अंतर्गत है, पी। फोर्थ है, भारत सरकार के द्वारा रक्षा पर किया जाने वाला व्यय का मुख्य हिस्सा राजस्व खाते से किया जाता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा पूंजीगत खाते से भी किया जाता है। एक ब्रैकेट में नॉन प्लान्ड, एनपी, गैर योजनागत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने राजस्व खाते का जो खर्च है, जहां पे आप देख रहे हैं राजस्व खर्च देख रहे हैं, राजस्व खाते का खर्च, यहाँ पे दो प्रकार के खर्च हैं, योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च। तो देखिए योजनागत खर्च यहाँ पे प्लान खर्च में केवल एक ही आपको दिख रहा है, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं पर किया जाने वाला खर्च, है ना। तो ये एक योजना के तहत खर्च किया जाएगा। आपको पता ही है कि जब लोक कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाता है तो पहले योजना बनाई जाती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुविधाओं पर किया जाने वाला खर्च प्लान कहलाता है। सर, ये जो वार्षिक लेखा जो बजट पेश होता है, हाँ, उसमें तो जो रक्षा का है, डिफेंस का, वो तो अलग से बजट निकलता है उसका, उसमें एलोकेट किया जाता है। हाँ, एलोकेट किया जाता है। अब ये है कि बताया जाता है ना कि इसका इतना जो सेना का बजट है इसी के अंतर्गत बताया जाता है कि इतना बजट इसका होगा। वो तो सभी के साथ ऐसे ही होता है। किसी के लिए भी होता है ना कि जैसे कि जितनी योजनाएं हैं उनके लिए बताया था कि इतना फंड एलोकेट किया गया है। जब बजट आता है तो इस बार मनरेगा के लिए इतना बजट पेश किया, मतलब पास संबंधित उसमें चला जाता है मंत्रालय में। हाँ, संबंधित मंत्रालय में चला जाता है कि इस मिनिस्ट्री को इतना एलोकेट किया गया है, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब बजट आता है तो साल भर में जितना भी खर्च होना होता है, चाहे जैसे खर्च हो, है ना, वो सारा संचित कोष से ही निकलने वाला पैसा है। अच्छा, उसका पावर किसको होता है निकालने का? जो मिनिस्ट्री होती है उसके पास होता है। मिनिस्ट्री रहती है, संसद में उस पे मतलब वो होता है, तो उसके बाद वो पैसा सैंक्शन कर दिया जाता है।
संसद में डिस्कशन होता है। सेना में जनरल वनरल के लिए कोई मतलब नहीं ना, नहीं निकल सकते। हाँ, वो नहीं निकाल सकते हैं। सेना के लिए जो भी डील होती है ना, जैसे अभी बोफोर्स का जो केस आया था, जहां पे ये कहा गया था कि राजीव गांधी सरकार ने और क्या कहते हैं इस तरह से किया और उसमें घपले का केस हुआ, तो सब ये सरकार ही तो कर रही थी, सेना थोड़ी ना कर रही थी। और जब पाकिस्तान को सियाचिन के लिए जब बात हुई थी, शायद आई थिंक जब 73 74 जब भी हुआ था, तो उस समय पर सियाचिन में जो बात हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि सोनिया गांधी गई थी, नहीं मनमोहन सिंह के समय की बात है शायद, 2004 की। हाँ 2004 की बात है। तो उस समय पर उन्होंने कहा, बात करने गए थे, तो बोले थे कि हम अपना जो ये सियाचिन का भाग है आपको वापस कर देते हैं और कुछ कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो इससे फिर जो उस समय पर जो सेना के चीफ थे, तो इस समय पर वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने खुलासा किया था अभी कुछ समय पहले, है ना। तो जितने भी राजनीतिक जो काम होते हैं, है ना, तो ये फाइनल डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंसर्न करे जो सेना प्रमुख लोग हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल मतलब आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीज रहता है, पर उनका नैतिक कर्तव्य है कि ऐसा करें, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया, लेकिन ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सेना को हम लिमिटेड पावर ही देते हैं, नहीं तो फिर पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से कर देते हैं। तो जैसा आपने यहाँ 4 पॉइंट देखे कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला खर्च, पेंशन, भत्ता, ठीक है ना, तो वो तो अपना बनाएंगे ना, गवर्नमेंट के लिए तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे हमने पेंशन भत्ता जो दिया, तो वो तो अपना करेंगे जो करना होगा। गवर्नमेंट तो डायरेक्ट रूप से तो कोई निर्माण नहीं कर रही है उसमें से, ठीक है। तो नॉन प्लान्ड है ये। इसके बाद भारत सरकार द्वारा उधारी की वापसी पर किया जाने वाला खर्च, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का मतलब कुछ बन नहीं रही है नई चीज। थर्ड है भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं पर किया जाने वाला खर्च, तो ये प्लान्ड खर्च के अंतर्गत आ गया। फोर्थ है भारत सरकार के द्वारा रक्षा पर किया जाने वाला व्यय का मुख्य हिस्सा राजस्व खाते में किया जाता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा पूंजीगत खाते से भी किया जाता है। तो इसमें क्योंकि इसका बजट बड़ा होता है, ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं आपकी इसी में ही पैसा लगता है इंडिया का। और केवल यही कारण है कि जो हमारे जो रिलेशन है वो अमेरिका से बने रहते हैं, रसिया से बने रहते हैं, और वो लोग इसी का फायदा उठाते हैं कि ये लोग जब तक इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा पाकिस्तान या चाइना से, तब तक ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये पहले इंडिया के साथ किसी भी चीज का डील करते हैं, फिर उसके 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान से डील करते हैं, फिर 1-2 महीने बाद इंडिया से करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी दे देके ऐसा करते रहते हैं। सऊदी अरेबिया कंट्री वगैरह है, ये सब इसी तरीके से वो भी बेचारी फंसी हुई है, इंस्ट्रूमेंट खरीद खरीद के परेशान है बेचारे। तो उनका बहुत बड़ा डिफेंस का जो बिजनेस चलता है वो केवल इसी से चलता है कि इंडिया, अभी चाइना से भी अभी एक डील हुई है, उसमें भी बहुत बड़ी डील है, वो उनकी पैसे की हुई है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो है ना, तो इंडिया जो है सेना बहुत खर्च करता है, चाइना भी बहुत खर्च करता है, पाकिस्तान भी बहुत खर्च करते हैं सेना में, ठीक है। तो चलिए आगे लिखिए, अगली हेडिंग है पूंजी खाता। यह फर्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, एवं अन्य आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण में किया जाने वाला खर्च, अन्य आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण में किया जाने वाला खर्च। ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिख लेना पी, प्लांट, ब्रैकेट में लिख लेना योजनागत। क्या पेन नहीं है? हो गया भैया पहला फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, सरकार द्वारा मशीनों और कल पुर्जों पर भारत सरकार द्वारा, मतलब सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा मशीनों और कल पुर्जों पर किया जाने वाला खर्च
ये भी पी। थर्ड है भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों बॉन्ड्स तथा सार्वभौमिक बॉन्ड्स में किया जाने वाला खर्च। देखिए इसमें जैसे 3 पॉइंट लिखे आपने पूंजीगत खाते के अंदर। ये प्लान लिखनी है क्या? ये नॉन प्लान्ड है। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट जो है, भारत सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों एवं अन्य आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण में किया जाने वाला खर्च। ठीक है, देखिए इससे निर्माण हो रहा है ना, कुछ चीज बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है? प्लान्ड है। ओके, तो जहां पे इस तरह का निर्माण की बात होगी तो प्लान है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं परीक्षाओं में पूछा जाता है ये, कि मशीनों और कल पुर्जों पर किया जाने वाला खर्च कौन सा खर्च होता है? पूंजीगत खर्च होता है कि राजस्व खर्च होता है, या प्लांट होता है कि नॉन प्लांट होता है? तो मशीन कल पुर्जों का बहुत बड़ा यूज किया जाता है परीक्षाओं में। तो सरकार द्वारा मशीनों और कल पुर्जों पर किया जाने वाला खर्च भी प्लांट होता है। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या है, कल पुर्जे खरीदे जाते हैं, तो मतलब लगभग उसी तरह का रहेगा। फिर इसके बाद अगला क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स और सार्वभौमिक बॉन्ड्स। मतलब ये कह सकते हो आप कि जैसे आपको कोई चीज करेंसी खरीदनी है किसी प्रकार की, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं एक दूसरे तरह का पैसा है ये। ठीक है ना, आपको मतलब लिखित में दिया जाएगा कि आपको इतना पैसा है ना, तो इस तरह की चीजों को खरीदने के लिए जो चीजें होती हैं। ठीक है, ये गुडविल हुआ करती है। क्या गुडविल इसको साख वगैरह खरीदना कॉमर्स में। ठीक है, आप समझिए पहले कि जैसे कि गवर्नमेंट है, तो हर गवर्नमेंट के पास, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है तो उसके पास क्या हुआ, कुछ जैसे पैसा जो होता है वो अपना फॉरेन करेंसी के रूप में रखते हैं या इंटरनेशनल करेंसी के रूप में रखते हैं। ठीक है, उसी से पता चलता है कौन सा देश कितना समृद्ध है। जिसके पास ज्यादा फॉरेन करेंसी होती है उतना ही बड़ा आदमी कहलाता है, उतना ही बड़ा मतलब देश कहलाता है, पैसा वाला, विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट नहीं खरीदी, बॉन्ड्स के माध्यम से खरीदा जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे आप ज्यादा पैसा देते हैं तब आपको कम का आइटम। अच्छा, इसके जो ये कार्ड बनता है ना सर, कार्ड होते हैं जिसको हैकर हैक करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया। कार्ड होता है ना विदेशी मुद्रा भंडार जो एक्सचेंज करता है। तो ठीक है, होता होगा कोई, अभी तो मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? नॉन प्लांट के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड्स के लिए जो खर्च होते हैं, ठीक है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है ये, जो बॉन्ड भरे जाते हैं और उसके तहत ये सब किया जाता है। इससे कोई प्रकार का विकास नहीं होता है। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये आप लोग जो 2 पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है एसएससी लेवल का पॉइंट है। अगर वहां पे जाते हैं, अगर पटवारी की बात करी जाए तो पटवारी में केवल आपको ये है कि अगर कोई बोलता है कि किसान का योजना के लिए पैसा आ रहा है वो कौन से भंडार से आ रहा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो बजट से आ रहा है। ठीक है ना, और बजट के अंतर्गत जैसे कि जो योजनाओं के लिए होता है, शिक्षा और ये सब चीजें, जैसे पंचायत में पैसा आता है, तो ये सब क्या है, राजस्व जो खर्च होता है, राजस्व खर्च वहां से पैसा आ रहा है, कैपिटल से नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कैपिटल से तब जब शिक्षा के लिए आएगा तो इधर से आएगा, और जब पुल निर्माण हो गांव में ही मान लो, या फिर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क अगर होता है, जैसे पंचायत भवन बनना है या इस प्रकार का जो भी पैसा है, तो वो सेंक्शन हो रहा है। लेकिन इतना ऊपर तक नहीं जाते, हम जिले तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, परीक्षा में जो आते हैं प्रश्न, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए, है ना, कि अगर प्रश्न आए तो आप बता सकें। ठीक है, डिस्कस कर सकें, उस चीज पे दिमाग लगा सकें। तो चलिए अगला लिखिए, प्राप्तियां। इसमें लिखिए राजस्व खाते की प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व खाते की प्राप्तियां। ठीक है भैया, अब प्राप्तियों के बारे में, रिसिप्ट के बारे में देखते हैं। तो पैसा आएगा सरकार के पास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत सरकार के, नंबर फर्स्ट है भारत सरकार के
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा दिया गया लाभांश भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कंपनियों भी बोल सकते हैं, के द्वारा दिया गया लाभांश। नंबर सेकंड है भारतीय रेल द्वारा भारत सरकार को दिया गया लाभांश। थर्ड है भारत सरकार के द्वारा नीलामी से होने वाली आय नीलामी से होने वाली आय। उदाहरण लिख लीजिए नीचे, 2G 3G लाइसेंस, 3G लाइसेंस, लाइसेंस आवंटन, ठीक है। कोल ब्लॉक लाइसेंस, कोल ब्लॉक आवंटन, कोल ब्लॉक, ठीक है। अगला है फोर्थ पॉइंट है भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क और दंड द्वारा होने वाली आय। भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क और दंड द्वारा होने वाली आय। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने प्राप्तियां पढ़ी तो राजस्व खाते की प्राप्तियां, तो यहाँ पे क्या है कि सीधे गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं इंक्लूड किया गया है जो प्रति व्यक्ति एक आध व्यक्ति देता है ना। तो न कॉर्पोरेट टैक्स जैसे है ना, जो यहाँ पे म्यूनसिपालिटी में जो टैक्स देते हैं वो सब टैक्स, ये सब चीज को नहीं जोड़ लगाया गया है, ठीक है। तो समझिएगा राजस्व खाते की प्राप्तियां जो होती हैं वो एक तरह से ये समझिए बहुत बड़े स्तर पर ये होता है, पैसा जो आता है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और ये मानिए कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है तो वो पैसा दे रहे हैं, मतलब क्या है, उन्हीं का है जो वो दे रहा पैसा उनको, ठीक है। और जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब पैसा देता है तो वो क्या हो जाता है, गैर राजस्व कर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। जहां पे आप कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह देखते हैं, बिजनेस टैक्स और जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं, है ना, सफाई संबंधी, और जैसे आप सिनेमा गए तो वहां पे जो टैक्स आप टिकट के साथ देते हैं, होटल में गए तो जो देते हैं पैसा, तो ये सब टैक्स जो होते हैं, मतलब इनके अलावा जो भी छोटे मोटे टैक्स होते हैं वो गैर राजस्व कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये बताइए कि भारतीय रेल द्वारा कमाया गया राजस्व, ठीक है, मंत्रालय में रहता है, रेल मंत्रालय में भारत सरकार के खजाना वित्त मंत्री के पास जाता है। ये सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है, उनको बताना पड़ता है कितनी कमाई हुई है हमारे पास, और फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है सीधे, मंत्रालय के पास नहीं, मंत्रालय के पास नहीं रहता है पैसा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, जो भी उनकी कमाई होती है ना, तो वो फिर क्या गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट उसके द्वारा फिर वो डिसाइड करती है क्या कैसे करना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा 4 पॉइंट, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कंपनियों के द्वारा दिया गया लाभांश। सेकंड है भारतीय रेल द्वारा भारत सरकार को दिया गया लाभांश, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा नीलामी से होने वाली आय, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जैसे 2G आवंटन हुआ, 3G आवंटन हुआ, कोल ब्लॉक लाइसेंस होता है, इसके द्वारा जो आय होती है बहुत ज्यादा आय होती है इनके द्वारा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद
आपका भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क और दंड द्वारा होने वाली आय। ठीक है, ये पैसा होता है। जितने ही प्रकार के जो दंड लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, इस तरह से दंड जब रहता है, कोई गलत काम अगर करता है तो उस प्रकार से जो मतलब जो पैसा लगाया जाता है। सजा जुर्माना जिसको बोलते हैं, जुर्माना जो हाँ, जुर्माना छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक का जो भी जुर्माना होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेक्ट नहीं होता कि पैसा कितना आ सकता है ना। जैसे सभी में तो यहाँ पे तो एक तरह से कह सकते हैं कि पहले से निश्चित है कि इतना पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे कितने लोगों का लाइसेंस कट जाएगा, कितने लोगों के साथ वो दिक्कत हो जाएगी, आपको तो पता नहीं है ना। तो ऐसे करके जैसे कह दिए कि मतलब कि मान लो 2G स्पेक्ट्रम हुआ और उसमें बाद में पता चला कि यहाँ पे मिली भगत थी कुछ लोगों की कि इसको ही लाइसेंस दे दिया जाए, तो बाद में तो उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा और उसका जो पैसा रहेगा वो अधिग्रहण कर लिया जाएगा। जो भी ऐसा किया होगा उसमें उसके ऊपर कुछ पैसा लगा दिया जाएगा। तो चाहे छोटा चाहे लगाया जाए, चाहे बड़े स्तर का लगाया जाए, जिसके ऊपर दंड लगाया जाएगा तो वो जो पैसा आएगा वो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है भैया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गैर राजस्व कर। राजस्व कर भी हुआ था, सॉरी प्राप्तियां मतलब हुई, राजस्व खाते की प्राप्तियां। अच्छा ठीक है, राजस्व खाते की प्राप्तियां हुई अभी, तो राजस्व प्राप्ति में राजस्व कर हुआ ये, अब गैर राजस्व कर वाला है। गैर राजस्व कर अभी जो लिखा आपने ना वो राजस्व कर के अंतर्गत आता है। अब लिखिए सर, फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कर। वह टैक्स जिसे सीधे तौर पर वसूला जाता है, उदाहरण आयकर, व्यवसाय में आय पर कर, शेयर या दूसरी संपत्तियों से आय पर कर, शेयर या दूसरी संपत्तियों से आय पर कर, प्रॉपर्टी टैक्स, उपहार कर, लाभांश कर, पूंजी लाभ कर, ठीक है भैया। तो जो भी आपके पास पैसा आप रखते हो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ये है। ठीक है, आप इसीलिए क्या होता है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, कम करके बताते हैं। क्यों करके बताते हैं? क्योंकि उनको ये जो प्रत्यक्ष कर है ये कम से कम देना पड़े। ठीक है, तो ये और एक कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिससे ये नहीं मतलब होता कि आप बड़े आदमी हैं कि आप गरीब आदमी हैं। जैसे कि बाहर कचरा पड़ा है और सफाई करने वाले म्युनिसिपालिटी वाले आ रहे हैं, चाहे कोई गरीब आदमी है, उसका प्लॉट है अगर उस क्षेत्र में, अगर है ना, उसका जमीन है अगर, तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा और जो खूब पैसा होगा जिस व्यक्ति के पास उसको भी वही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो टैक्स होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्या सीधे लगाती है डायरेक्ट। उसको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है कोई चीज, तो उस हिसाब से क्या कर देती है, लगा देती है। ठीक है, तो जैसे निगम कर, प्रत्यक्ष कर में, अच्छा सॉरी मैंने आपको एक चीज गलत बता दी है, ये जो मैंने अभी कचरा फेंकने वाला सिस्टम जो बताया, ये निगम कर जो होता है ये भी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट आपसे वसूला जाता है ना, घर घर आके वसूलते हैं। ठीक है ना। अब अप्रत्यक्ष कर अगर कहा जाए
तो जितने भी प्रकार के कर ऐसे होते हैं जहां पे आपको पता नहीं होता कि आपका कितना पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। जहां पे ये नहीं कहा जाता है कि यार आपको टैक्स इतना देना, जैसे आप जाते हो पिक्चर देखने के लिए तो कभी थिएटर में बताते हैं कि आपको इतना इतना कर देना, नहीं जानते ना। अगर अच्छा थिएटर है अगर, तो वहां पे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी की अगर मिलती है आपको, अगर वो प्रिंट आउट वाली, जैसे कुछ तो पेन से लिख देते हैं उसमें, है ना, 50 वाली नीली लाल पीली बना देते हैं 3 कलर की, तो 50 वाली इतने की और ये वाली इतने की, ये वाली इतने की, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप बड़ी जैसे पीवीआर वगैरह है वहां पे जाते हैं और वहां से अगर आप वो करते हैं, मतलब कि अगर वहां पे जाते हैं और वहां से अगर आप टिकट लेते हैं तो वहां पे लिखा जाता है कि ये जो टैक्स है इसमें इतना लग रहा है और इसमें इतना लग रहा है। आपको पता होगा अगर आप 100 रुपए की मूवी देखने जाते हैं तो टैक्स फ्री हो जाती है, तो 20-30 रुपए की हो जाती है वो मूवी, है ना। तो वो उसमें सोचिए कितना टैक्स लगा रहता है, तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता है और मेन कमाई उसी से ही होती है। जैसे मान लीजिए आप करोड़पति में गए और करोड़पति में आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, वो 70 लाख 60 लाख ही मिलेगा। उसमें से कम 30 से 40 लाख रुपए क्या हो जाते हैं, वो अंदर हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं। लॉटरी जो सिस्टम होता है, ये जितने भी प्रकार के इसी प्रकार के सिस्टम होते हैं, वहां पे जो टैक्स होता है बहुत अच्छा हैवी टैक्स होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जहाँ पे पता नहीं होता है कितना टैक्स लगने वाला है। तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे उत्पादन शुल्क होती है, जैसे कोई फैक्ट्री है कुछ उत्पादन कर रही है ना, तो उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सामान जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस पर कुछ टैक्स लगता है। तो ये प्रकार के जो टैक्स होते हैं जहां पे निश्चितता नहीं होती है और सीधे जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको मतलब पता नहीं चलता है, एक तरह से ये कह सकते हैं आप, है ना। तो ये सभी टैक्स जो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। और सीधी बात ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स नहीं होते वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, और डायरेक्ट टैक्स वो कहलाते हैं जो सीधे उपभोक्ता के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए अप्रत्यक्ष कर। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता, किंतु उसका बोझ अप्रत्यक्ष रूप से, पर उसका बोझ अप्रत्यक्ष रूप से उसी पर पड़ता है। ठीक है, मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के लिए पैसा सेंक्शन नहीं करोगे कि हम इतने से आपकी इनकम हुई, आय कर लग गया, डायरेक्ट पैसा आपका चला गया गवर्नमेंट के पास। लेकिन यहाँ पे आप व्यापारी को पहले पैसा दोगे, फिर व्यापारी सरकार को देगा, ठीक है ना। आप जैसे कोई सामान बेचते हैं तो आप सामने वाले को तो नहीं बोल रहे ना कि आप ही डायरेक्ट टैक्स दे देना, जितना इसका कीमत है वो हमको दे दो और हमारा लाभ दे दो, टैक्स तुम जाके जमा कर देना वहां पे। ऐसा तो नहीं करते, टैक्स आप ही को जमा करना है, बस मेंशन नहीं करते हो, है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े बहुत जो लोग रहते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि बिल देने में बहुत ज्यादा वो करा करते हैं, खासतौर से दवाई वगैरह वाले जो होते हैं सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि बिल ना देना पड़े, क्योंकि बिल देंगे तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस प्रकार से रहता है। और चूंकि सबसे ज्यादा आज के में सब्सिडी अगर दी जाती है तो दवाइयों में ही दी जाती है। अगर आपकी 200 रुपए की दवाई है तो ये मान लीजिए कि मेडिकल वाले को, अब सबकी तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी 100 रुपए 120 रुपए बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं रहता है। जो टेबलेट वैसे रहती है, और इसीलिए लोग नागपुर इसीलिए जाते हैं ताकि वहां पे जो मेडिसिन लिखी जाती हैं वो सभी ऐसी दवाइयां लिखी जाती हैं जो कि कम से कम पैसे में आ सकती हैं, ठीक है ना। अब इनके क्या होते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उनको ब्रांड नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे बता दिए कि नॉर्मल अगर आपको ताकत की अगर दवाई चाहिए तो वो मार्केट में 5 रुपए में उपलब्ध है। अब वही केमिकल फॉर्मूला यूज करके डाबर ने अगर बना दिया ये डाबर कंपनी का है या फलाने कंपनी का है, तो लोग क्या करेंगे, उस पर ज्यादा फेथ करेंगे और वो जाके डॉक्टरों के पास अपने आदमियों को भेज के बोलेंगे कि भैया आप ऐसा करिए, हम आपको पैसा देंगे भयंकर तरीके से। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो बड़े दवाई लिखते हैं। तो जो छोटे स्तर के जो डॉक्टर होते हैं या फिर जिन्होंने एमबीबीएस नहीं किया होता है ना, तो वो लोग ये काम हमेशा करते हैं। उनकी दवाई आप देखेंगे, अगर आपको कोई भी छोटी बीमारी हुई है 500-600 से नीचे बिल नहीं बनता उसका। लेकिन अगर आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी भी बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, तो अगर आपको बीमारी बहुत बड़े स्तर की अगर नहीं है, जैसे आप कुत्ता ही काट दिया तो उसका इंजेक्शन महंगा है तो महंगा ही लगेगा।
लेकिन अगर नॉर्मल बीमारी अगर है, मलेरिया पीलिया है, तो आपको बहुत महंगी दवाई नहीं लगने वाली है। जैसे आप नागपुर में आपने दवाई करवाया, आपका 1000-1500 के अंदर कितना भी बड़ी आपकी बीमारी हो, आपका महीना भर का डोज जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे आप दिखाते हैं लोकल हॉस्पिटल्स में, यहाँ जो है वहां पे आप जाएंगे तो आपका कम से कम 10 से 12 हजार रुपए बन जाता है पैसा। वही ताकत का इंजेक्शन लगना है प्राइवेट में और वही गवर्नमेंट में लगना है, लेकिन गवर्नमेंट में कीमत बहुत कम होती है, सब्सिडी दोनों को मिलती है, पर ये रहता है कमाई का साधन होता है। ऐसा भी कई बार होता है ना, जैसे आप गए हॉस्पिटल में, आपको बॉटल चढ़ा दिया गया, अगर मान लीजिए बॉटल बीच में काम हो गया, अगर मान लीजिए, तो उस बॉटल को निकाल के ले आएंगे नीचे, फिर दोबारा उसी को सेल कर देंगे। ऐसा भी होता है, इस तरह की कालाबाजारी होती है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं छोटा मोटा ऐसा सेटलमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप खुद पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपके बीच में कोई लोग होंगे तो लेकिन कहना नहीं चाहिए, पर ये गलत बात है। तो चलिए, तो सबसे ज्यादा जो आपको छूट दी जाती है, तो ये दवाई वगैरह जो वाला जो सिस्टम होता है, इसी में दिया जाता है। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें यही कोशिश करती है कि शुगर की, डायबिटीज की या हार्ट की जो भी दवाइयां हैं या जो मशीनों में जो टेस्ट होते हैं वो कम से कम पैसे में हो जाए। यहाँ तो बहुत महंगी देते हैं। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, 149 प्रकार की दवाइयां मिलती हैं हॉस्पिटल में। अभी राजस्थान में भी नहीं लेते हैं लोग। आपके राजस्थान वगैरह में जाते हैं तो वहां पे बल्कि चलते हैं कई सारे इस तरह के एनजीओ, जो कि डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ये अगर आपके पास किसी डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये दवाई लीजिए, उसी का केमिकल फॉर्मूले से वो सस्ती दवाई बताएंगे और उसी को बोलेंगे आप जाके खरीद लो। उन्होंने खुद से ही बेचते हैं, तो आप बाहर खरीद लो, 1900 का बिल बनेगा, हमारे यहाँ पे 150-200 का बिल बनेगा उसी चीज का। MBBS डॉक्टर है, तो कई लोग ऐसा पहल चलाते हैं, लोग बड़ा शुक्रिया करते हैं लोग उनका, जो गरीब लोग हैं। क्या होता है कि जब तक अपने साथ कोई घटना नहीं होती तब तक आदमी समझ में नहीं आता है ना। पहले तो खूब पैसा कमाई कर लिए, अब ये है कि पैसा कमाई किया लेकिन घर ही में किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गई है ना, और अब आपके पास पैसा नहीं है उस चीज दवाई खरीदने का, और आपको पता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर उसको कम पैसा में दे दे तो काम बन सकता है और मिलता भी है, लेकिन आपको नहीं मिला। तो जब कभी भी किसी साथ ये घटना घट जाती है तो फिर उसकी आंख खुल जाती है, तो फिर वो क्या करता है कि ये मतलब ह्यूमैनिटी के साथ काम करने लग जाता है। 2-3 साल तक तो करता ही है, फिर उसके बाद फिर से वो हो जाए तो अलग बात है। तो चलिए, तो अभी मैंने कहा आपको अप्रत्यक्ष कर, तो आपको पता चला ना, तो इस पे लिखिए अप्रत्यक्ष कर में देश में तैयार होने वाली वस्तुओं पर पॉइंट अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही है। बता दिए। अब इसी में लिखिए, अब उदाहरण एक तरह से, देश में तैयार होने वाली वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क सेकंड पॉइंट है, आयात निर्यात में किए जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला सीमा शुल्क। आयात निर्यात में किए जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला सीमा शुल्क। ठीक है भैया। अभी आप लोग अब जो प्रत्यक्ष कर में लिखे हैं, तो अब उसमें से एक जो टैक्स होता है जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर बोलते हैं, ठीक है, वो हेडिंग डालिए निगम कर। अभी आपको इसमें डिटेल नहीं लिखना है, केवल आपको सुनना है। लोगों का समूह जो किसी भी शहर का को चलाने के लिए चुना जाता है, उसके द्वारा लिया गया कर, ठीक है ना। तो जो भी लोगों के समूह के को चलाने के लिए जो भी होते हैं, नगर निगम या किसी प्रकार की चीज है, वो जो टैक्स इकट्ठा करती है उसे हम क्या कहते हैं, निगम कर कहते हैं। अगला है पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन कर, ठीक है ना। कैपिटल गेन मतलब आपका कैपिटल मतलब जो पूंजी है वो कितना बढ़ गई है, उस पर लगने वाला टैक्स। तो जैसे क्या होगा, संपत्ति या निवेश जो लाभ होता है उसमें लगने वाला कर, उसे पूंजी लाभ कर कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो संपत्ति बनाई है या फिर आपने कहीं पैसा निवेश किया है, ठीक है ना, तो उस पर जो लगने वाला जो कर होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, पूंजी लाभ कर के अंतर्गत आएगा। फिर आगे चलते हैं तो प्रतिभूति विनिमय कर। अब प्रतिभूति विनिमय कर मतलब कि लेन देन का जो कर होता है, इसमें क्या होता है, शेयर, बॉन्ड, ठीक है, डिबेंचर्स, स्टॉक
ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया जाता है और इनडायरेक्टली रूप से जो भी उस प्रकार के होते हैं शेयर में, स्टॉक होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, डिबेंचर होता है, बॉन्ड्स होता है, अब जो लोग इकोनॉमी वाले हैं वो चीज इनको समझते हैं। ठीक है, तो उनपे जो लगता है वो प्रतिभूति विनिमय कर कहलाता है। तो इसके लिए होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि लाभांश कर। तो लाभांश कर, यह लाभांश उन पर लगने वाला कर है जो कि शेयर लगाने वाले को मिलती है। तो आपने शेयर लगाया, कहीं पर आपको पैसा मिला उसमें से, अब वो पैसे में से जो टैक्स लगेगा तो वो कहलाएगा आपका लाभांश कर। ठीक है भैया, तो चलिए अब लिखिए अगली हेडिंग डालिए पूंजी खाता। उसमें कुछ नहीं लिखना था, पूंजी खाता नहीं, क्योंकि आपको वैसे ही पता है क्या मतलब टाइम वेस्ट है वो। तो लिखिएगा पूंजीगत प्राप्ति फर्स्ट टर्म तथा भुगतान। ठीक है, पूंजी खाता के अंतर्गत पूंजीगत भुगतान एवं प्राप्ति दोनों एक साथ हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकार द्वारा लिया गया लोन। ठीक है, जैसे आप अगर लोन लेते हैं देते हैं तो मतलब अगर आपने लोन किसी को दिया तो भी उससे प्राप्ति होगी आपको। ठीक है, अगर आप लोन लेते हैं तो प्राप्ति हो ही रही है। ठीक है, पूंजी का मतलब पूंजी बनाना है आपको, तो पूंजी आपकी कैसे बन रही है। ठीक है, तो पूंजी में अगर आप कहें कि हमको पैसा चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी से उधार ले लेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार भी उधार लेती है अगर उसको आवश्यकता पड़ती है, और अदर कंट्री को देती है तो वो क्या करती है कि उस पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है उस प्रकार से उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार द्वारा लिया गया लोन। दूसरा लिखिए सेकंड पॉइंट, विदेशी सरकारों के द्वारा लिया गया लोन। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा लौटाया गया लोन। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपने लिखा है सरकार द्वारा लिया गया लोन, तो जो भी सरकार लेती है लोन कहीं से भी तो उससे जो प्राप्ति होती है पूंजी की। ठीक है, तो एक प्राप्ति तो वो वहां से हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, सरकारों के द्वारा लिया गया लोन, तो विदेशी सरकारों ने जो भी लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो पूंजी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला है मैंने, संघ शासित प्रदेशों। ठीक है ना, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के द्वारा लौटाया गया लोन, अगर उन्होंने किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है तो उसके द्वारा जो अगर लोन वापस किया था उससे जो प्राप्तियां होती हैं तो ये सभी क्या कहलाती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो ये सभी आपने प्राप्ति का भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है पूंजीगत भुगतान। ये प्राप्ति के अंतर्गत तीनों पॉइंट है। सर किसके अंदर है ये, राजस्व खाते की प्राप्ति होना। पूंजी खाता में पूंजीगत प्राप्ति जो है ना, ये जो है इधर इसके अंतर्गत अभी आपने लिखा है तीनों पॉइंट। अब पूंजीगत भुगतान, अब पूंजीगत भुगतान के अंदर लिखिए जमीन, बिल्डिंग, मशीन, उपकरण, बिल्डिंग, मशीन, उपकरण,
आदि को खरीदने में होने वाला खर्च। ठीक है, चलो तो ये तो आज हुआ आपका इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत वाला पार्ट। इंडियन इकोनॉमी का। अब चलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं। देखिए अभी हमारे यहाँ जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत में जो गांव की संख्या है लगभग, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, लगभग में सारी चीजें ताकि आपको याद रहे। अगर मैं आपको 6 अक्षर की कोई अंक बोल दूंगा तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो गांव की संख्या है पूरे इंडिया के अंदर लगभग 6.4 लाख गांव है, 6.4 लाख गांव है अभी। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा बोलूं तो 6,40,867 गांव है, ठीक है। तो 6 लाख आपको ध्यान रखना है, लगभग 6 लाख के करीब गांव है। तो ये हुआ। सेकंड चीज क्या है कि हमारे यहाँ जो गांव है तो 3,976 गांव जो है, 3,976 मतलब लगभग 4,000, ठीक है। 6.2 टोटल गांव है और लगभग 4,000 ऐसे गांव हैं जहां पे जो जनसंख्या है वो क्या है 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। वहां पे जो जनसंख्या है टोटल 10,000 से ज्यादा है। इसके बाद 2,36,004 मतलब लगभग आप कह सकते हैं 2.4 लाख ऐसे गांव हैं जहां पे क्या है जनसंख्या जो है वो आपकी 500 से कम है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि जो गांव की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। कई गांव ऐसे हैं जो बहुत छोटे स्तर के हैं और कई गांव क्या है बहुत बड़े स्तर पे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था पंचायती राज में बताया था, तो वहां पे जो इनको संभालने के लिए जो अलग अलग प्रकार से स्वायत्त संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं। अब जैसे कुछ संस्थाएं तो इस प्रकार मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे क्या होता है कि आप गांव के साथ तो ठीक है डील कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े गांव हो जाते हैं 1,000 से ऊपर की पॉपुलेशन हो जाती है तो उसको लीड कर पाना थोड़ा सा उतना अच्छा मतलब तरीके से नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं आप? तो इन्हीं प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए आपको जैसे कहते हैं कि जनपद वगैरह है और जिला स्तर पर जो भी चीजें हैं तो वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इनके विकास में क्या है पूर्णतः अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता है, जो योजनाएं हैं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। भाई जहां कम लोग हैं तो वहां तो ठीक है भाई आपने इंप्लीमेंट कर दिया, जहां ज्यादा लोग हैं तो योजनाओं के लिए फिर एलोकेशन भी उसी हिसाब से पैसा चाहिए। अब भाई जिस गांव की जनसंख्या 500 है और किसी गांव की संख्या 1,000 या 1,200 या 1,500 है तो आप बराबर फंड तो दोनों को नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो क्या करेंगे इसका मतलब चेक करेंगे कि कहां पे कितना पैसा लगना है। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया में करप्शन बहुत बड़ी समस्या है, तो ये भी एक प्रकार की समस्या हो जाती है। तो इनको संभाल पाना काफी मुश्किल काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बताएं अभी आपके परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने गांव हैं या कितने शहर हैं क्या कैसे हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे आप अगर किसी विषय को पढ़ रहे हो तो लगभग हमारे इंडिया में 6.2 लाख गांव हैं। इनमें से कुछ गांव ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे हैं और कुछ गांव क्या है बहुत बड़े हैं। ये बताने के लिए मैंने आपको डेटा बताया है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाएगा तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का ही आप पटवारी बनना चाहते हो तो इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर गांव की संख्या को कहा जाए तो 54,903 है, 54,903 है। अब 54,903 मतलब क्या है कि लगभग 97 कम है किसमें से 55,000 से। तो आपको रफ आइडिया ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में गांव की संख्या कितनी है भैया 55,000, ठीक है 55,000 सीधे, और उसमें आप फिर कम करते रहना, ठीक है। तो 54,903 आपने याद कर लिया 55,000 से। फिर इसके बाद क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं 308,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जनरली ऐसा बताया जाता है
3 बस लिख के 3 पॉइंट ऐसा करके बता दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आप 308 याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब इतना वो डिटेल में नहीं बोलेंगे कि 308 के बाद 245, 246, 247 कर देंगे। डेटा में बहुत अंतर रहेगा आपके में, कम से कम 50-50 हजार, मतलब जैसे यहाँ पे 2 लाख है तो 50-50 हजार का अंतर रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी नंबर वाले प्रश्न होंगे तो वहां पे वो ये समझ के आते हैं कि आपने रफली एक बार देख के आए हो, रट के नहीं आए हो। तो अगर रफली आपने अगर एक बार देख के गए हो तो आपसे ये बन जाना चाहिए, संख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो गांव अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 308,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का जो हमारा है वो क्षेत्रफल है। इसके बाद चलते हैं जनसंख्या पे। जनसंख्या से प्रश्न आया था परीक्षा में, अभी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसके पहले हुआ था जेल प्रहरी का पेपर, तो उसमें आया था, कांस्टेबल में भी आया होगा। तो इसमें ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। ठीक है भैया, तो लगभग 7.2 करोड़ है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था 7.2, 7.3, 7.1 ऐसा करके ऑप्शन में था। ठीक है, जैसा बताया गया। तो इसका सही आंसर जो है 7.2 करोड़ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर कहा जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं 7,25,97,565। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है 7.2 करोड़ जनसंख्या, रफ आइडिया आपको अपने पास रखना है। और जिला 51 है, तहसील 393 है। तो लगभग आपको तहसील अगर कोई बोले तो आप बोलोगे 400, सीधे 400 तहसील है, और उसमें आप 7 कम कर लेना। यहां पर भी आपको 7 कम करना है, गांव की संख्या में 7 कम करना है, ये आप अपने माइंड में बना लेना। 55,000 और यहाँ पे 400। ठीक है, फिर वहां पे आगे चलते हैं तो विकास खंड 313 है, 313 विकास खंड है। ठीक है, 313 विकास खंड है। तो देखिए, याद करने का तो बहुत अच्छा है, आइडिया है कि आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो गांव की संख्या क्या है, 54,903 है। गांव अगर कहीं जाए तो 54,903। तो इसको आपको रफली कैसे याद करना है, 55,000 माइनस, अगर यहाँ 77 अगर कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भैया। ठीक है, मतलब सॉरी, अगर आप इसमें कितना करेंगे कम तो 907 के बराबर हो जाएगा। अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 3 गए, कितना हो गया भाई 10, और यहाँ पे करें तो 9, तो लगभग 97 अगर आप इसमें क्या करते हैं 97, और फिर यहाँ पे 897 ना, 10 में से क्या हुआ, 10 में से यहाँ पे क्या गया था आपका, 1 गया था तो 9 बचा था। फिर 10 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 जाएगा तो 0 बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 97 इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ठीक सही है। तो अगर यहाँ पे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 97 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप रफली यहाँ पे याद रखना कि 55,000 याद रहेगा ना डेटा, तो आपको घटाना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप के दिमाग में आएगा कि 903। हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि 54,903 याद करने की कोशिश करते हैं, तो इस चक्कर में डेटा क्या दिमाग से निकल जाता है, केवल 5 बस याद रह जाता है। अब वो 1000 है, लाख है, ये दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर गांव की संख्या कही जाए तो वो इतनी है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए, ये आपके एमपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जहां तक क्षेत्रफल वाली बात है, तो क्षेत्रफल 308,245। ठीक है, तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप रफली याद करेंगे 308,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 308,000 आपको याद करना है, आपको पूरा डेटा याद नहीं करना है। आपको कोई एक याद कर लीजिए, चाहे क्षेत्रफल आप याद कर लीजिए, और चाहे तो आप जनसंख्या याद कर लीजिए। अगर एक को याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जनरली मिक्सअप ये होता है कि आदमी क्षेत्रफल में 700 समथिंग बोलने लग जाता है, और जब जनसंख्या की बात करी जाती है तो आदमी 300 समथिंग बोलने लग जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो 725,97,565 ये लगभग के करीब है। ठीक है, लगभग है, और इसको आप कह सकते हैं 7.2, ठीक है ना, करोड़ या करोड़ बोल सकते हैं। तो इतनी जनसंख्या 7.2 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की। तो अभी जैसे कि व्यापक में प्रश्न पूछा गया था 7.2, 7.3, 7.4 सब दे दिया गया था, इसलिए क्या है कि डेटा थोड़ा सा आपको इसी प्रकार से याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना बड़ा डेटा नहीं दिया जाएगा परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा सभी चीजों में, मतलब जो बुक्स देखेंगे अलग अलग बुक्स में, लेकिन लगभग जो डेटा है वो यही है। आगे बढ़ते हैं, तो जिले जो है 51 है। अभी तक परीक्षा में ये सब तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है और हमेशा ट्रेडिशन फॉलो होता है, दोबारा से भी फॉलो होगा। ये बहुत पहले जब पेपर होते थे तो ये सब चीजें पूछी जाती थी। तो जिला 51, तहसील 393, विकासखंड 313। ध्यान रखिएगा ये अपडेटेड डाटा है, पुराना डेटा नहीं है ये।
जनरली क्या होता है कि आप किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में पुराना डेटा डाला होता है, तो ये 2011 की जनसंख्या के बाद का डेटा है। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा फिर पूछूंगा आपसे कि क्या कहते हैं ऐसे। केवल रफ आइडिया आपको देना है, डिटेल में नहीं बताना आपको। चलो भैया, क्या शहरों की संख्या 51 जिले, जितने जिले हैं उतने शहर हैं, ठीक है। अगर नगर निगम की बात करी जाए तो 16 नगर निगम, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ये गांव है, तो कितने गांव है भैया? लगभग 55,000 में हम क्या करेंगे, 97 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 54,900, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है लगभग में? 308,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या तो मतलब लिखी हुई है लेकिन 7.2 करोड़, ठीक है। फिर इसके बाद जिले कितने हैं? तहसील कितनी है? 393। फिर यहाँ विकास खंड कितने हैं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 3 आगे पीछे, 3 आगे पीछे, यहाँ दोनों जगह पर, ठीक है। तो नहीं तो परीक्षाओं में इसी तरह आएगा। परीक्षा में एक रफ डाटा दिया जाएगा आपको, इस तरह नहीं कि आपको पॉइंट में कोई चीज दी जाएगी। इस तरह आएगा 95 पॉइंट कुछ में जाएगा जनरल का कटा। नहीं तो भैया आप ये ध्यान रखिए कि पेपर जो बनाया जाता है, कभी भी अगर आपने देखा होगा पेपर, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सरल होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं और जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब पेपर होता है तो किसी बंदे का जो मार्क्स होता है 100 का पूर्णांक है, 30 से कम नहीं आता है, हम समझ रहे हैं। तो पेपर सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पेपर। अब यूपीएससी का भी पेपर उठा लेंगे ना तो उसमें आप 3-4 प्रश्न कर पाएंगे, एक आध प्रश्न ऐसा 5 का, दिशा का या रीजनिंग में डाल दिया जाएगा, मैथ में मतलब प्रॉफिट लॉस का किसी का भी एक बड़ा सरल टॉपिक डाल दिया जाएगा, कुछ स्टेटिक प्रश्न पूछ दिए जाएंगे बिल्कुल जो जीएस वाले हैं जैसे यही है। तो इस प्रकार से तो ये ध्यान रखिएगा कि आप परीक्षाओं में ये सोचे कि हम टफ पढ़ लें और कठिन सरल ना पढ़े, सरल पढ़े और कठिन ना पढ़े, तो ये मत सोचिएगा आप लोग, क्योंकि आप बहुत अंतर मत समझिए एमपी सब इंस्पेक्टर और इसमें, ठीक है ना। और सब इंस्पेक्टर तो बहुत बड़ी जॉब है ना, और पटवारी है, तो आप समझिए कि उसका जो स्तर है उसका भी एक स्तर है। तो आप अगर उठाते हैं पेपर व्यापम का तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्तर क्या है। तो प्रश्न बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहती है, बात ये कट ऑफ आ ही जाता है, समझते इस बात की, समझ रहे हैं। अभी इसी बात कांस्टेबल और जेल प्रहरी का रिजल्ट है। एमपीएसआई में जीएस एमपी का कितने क्वेश्चन है? किसमें? एमपीएसआई में कोई निश्चित नहीं था, 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। हाँ, अब वो चाहे जैसे भी दे सकते हैं, उनको ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ओवर इंडिया जीएस देते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी देता है, एमपी भी देता है, मिक्स करके देता है। और जैसे अगर आप कहीं कांस्टेबल में भी इंडिया का भी देता है, एमपी का भी देता है, एमपी थोड़ा कम रहता है। और जेल प्रहरी में देखेंगे तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश का ही रहता है, 1-2 प्रश्न अगर इंडिया लेवल के हो तो हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, तो ये तो हुआ यहाँ पे।
अब कृषि में चलते हैं तो फार्म उत्पादन, जो भी हम कृषि में उत्पादन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्म उत्पादन। तो फार्म उत्पादन में कृषि योग्य जो भी हम मटेरियल उगाते हैं तो उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है, कोई आइडिया है? फार्म उत्पादन में मतलब जो भी खेती के द्वारा जो चीजें उगाई जाती हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? लो भैया बहुत बढ़िया, और बताओ भाई। दुग्ध उत्पादन में भारत का है प्रथम स्थान, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, उत्पादन की मैं अलग क्लास लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है। तो इंडिया का जो अगर कहें उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा है, ठीक है। और चाइना का जो है उत्पादन में, फार्म उत्पादन में वो पहला है। अगर एरिया वाइज कहा जाए कि कम क्षेत्र में ज्यादा उगाने वाला सिस्टम कहा जाएगा, ऐसा कहा जाए तो उसके लिए फिर अमेरिका सबसे ज्यादा ये चीज करता है, ठीक है। कम जगह पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा उगा लेता है। फिर इसके बाद क्या है, अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कंट्री की बात करें तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर मतलब कृषि का जो सामान होता है उसको निर्यात करना और आयात करना, तो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और कंजम्पशन तीनों में चाइना फर्स्ट है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का 7th रैंक आता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ठीक है। तो इतना आप पहले 1-2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें कृषि से। फार्म उत्पादन में या कृषि उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक एवं आयातक कंट्री है। खाद्य निर्यातक एवं आयात करने वाली कंट्री है। अब देखिए, जितने भी डाटा मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मध्य प्रदेश है, मतलब मान लीजिए एमपी है, एमपी में 72% आबादी गांव में रहती है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, एमपी कुल बुआई वाला का 154.2 लाख हेक्टेयर में मतलब ऐसा है, इसके बाद सिंचित जमीन इतनी है, असिंचित जमीन इतनी है। तो ये जो डेटा जो इकट्ठा करने वाला जो काम है, कल मैंने बताया आपको, ये सीएसएसओ का काम होता है, सर्वे जो करता है। कल मैंने आपको लिखवाया है ना 2 चीजें, सीएसओ और सीएसएसओ। तो सीएसएसओ ही क्या करता है, इसको पूरे डेटा जो है इनको इकट्ठा करता है। कहीं पर भी बोलूंगा कि यहाँ पे इतना है, सर आपको पता कैसे चला, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये काम किया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए सीएसएसओ। तो इसलिए सीएसएसओ और ना सीएसओ, ये दोनों इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो अब इसमें एक हेडिंग डालिए, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड है। जैसे कि इंडिया लेवल पे एक विपणन बोर्ड होता है, तो वैसे ही यहां पर भी एक होता है, ठीक। तो कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये राज्य का है, मध्य प्रदेश का है ये, ठीक है। तो इसके लिखिए स्थापना 15 अक्टूबर 1960। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत 253 मंडियां और 284 उप मंडियां हैं। 53 मंडियां एवं 284 उप मंडियां हैं। 253 इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना। हाँ, 253 मंडियां और 284 उप मंडियां हैं। देखिए, जितने ही प्रकार जिनके पीछे बोर्ड लगा हो, आयोग लगा हो, ठीक है ना, तो ये अपना इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लगा, और मंत्रालय जहां रहेगा, समिति जहां रहेगी, वो भी अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे, ठीक है। तो आपको जहां योजना लिखा होगा तो योजना एक अलग, ये योजना नहीं है, ये एक बोर्ड है, एक संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन से एक बिल पास करके संस्था बनाई गई है जो भी किसानों के मार्केटिंग का जो काम है उसको संभाले, कि उनका जो बीज वगैरह जो भी वो उनके पास प्रोडक्ट है वो महंगा बिके, अच्छा बिके, मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है। देखिए, जो भी कृषि में बोर्ड बनाए जाते हैं,
बोर्ड कहने का मतलब जैसे आपका परीक्षा हुई ना, तो परीक्षा में क्या होती है, कुछ लोग नकल कराते हैं, उन्हें हम बिचौलिया बोल सकते हैं कृषि की भाषा में। तो ये लोग क्या करते हैं, नकल कराने वाले क्या करते हैं कि जो लोगों को, लड़कों को क्या है, ठग लेते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो बिचौली है ना, बिचौलिए हैं, या फिर कि जो लोग मतलब साहूकार लोग हैं, जो किसानों को नहीं ज्ञान होने के कारण उनके पैसा ठग लेते हैं, तो उन पे लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बोर्ड, परमानेंट बोर्ड बनाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आप 5 साल के लिए योजना बना दो और किसानों को आप मुक्त कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए क्या होता है, बोर्ड बनाना पड़ता है जो कि हमेशा काम करता है उनके लिए। समय समय पर अमेंडमेंट उसमें होते रहते हैं, सुधार होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनके नाम के बाद बोर्ड लगा हो तो वो क्या है, अपने आप में एक ऑफिस है, ठीक है, और वो ऑफिस हमेशा काम करता रहता है। तो ये राज्य का बोर्ड है, तो ये राज्य में होता है, ठीक है भैया। तो इस पे लिखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसमें लिखा, इसमें लिख लो, इसका हेड ऑफिस भोपाल में है, इसका हेड क्वार्टर भोपाल में है। अगला लिखिए, अगली हेडिंग है ये ट्राइफेड। कल नाफेड मैंने आपको बताया था, आज ट्राइफेड। आप लोगों को मैं नोट्स जो है, मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नोट्स दूंगा, और जो एक अभी ये परीक्षा जो अभी ये पढ़ा रहे थे पंचायती राज, इसका भी हम आपको अलग से नोट्स देंगे, और उसमें सब कुछ डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा जरूर, और हो सकता है उसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया जाए। क्या है कि कल मेरे पास फोन आया, एक 2-3 लोगों ने कल फोन किया, सगोनी से ही फोन किया, तो मैंने कहा यार, बोले बुक सजेस्ट कर दीजिए सर, कौन सी बुक से करें। तो मैं क्या यार, मैं खुद ही क्या बता दूं कौन सी बुक से करें। अलग अलग बुक लीजिए सबके लिए, कृषि के लिए एक अलग बुक होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग बुक होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अलग से आती है, तो वही चीज है। बात यह है ना कि इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है कि आपको क्या होना है, करना होता है कि अपने आप को अपडेट करना होता है ना। क्योंकि देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप 10 साल पहले जो पटवारी की तैयारी कर रहा है, वो भी वही किताब पढ़ रहा है। तो अब आपको किताब से थोड़ा सा बियॉन्ड निकलना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको समाचार देखना पड़ेगा टीवी में, तब आपका काम चलने वाला है। आप सोचोगे किताब से पढ़ के चले गए, अरे यार कब तक वही वही करते रहोगे। अब आगे की परीक्षा में आप देने जाते हो, इतना परीक्षा आपने दिया, आपने देखा होगा करंट अफेयर में हवा ही नहीं लगती है, बिल्कुल हवा नहीं लगती है। अब हो गया, उसी कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है। भाई अगर आप 60 नंबर ला रहे हो, कट ऑफ 70 नंबर जा रहा है, मतलब 10 नंबर आपका करंट अफेयर का जा रहा है, उसी कारण से आपका पेपर छूट जा रहा है। और जो व्यक्ति मैगजीन पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा है, अपडेट है, लोगों के बीच में बैठता है, जो लोग मतलब ऐसी बातें करते हैं राजनीति संबंधी, तो उनका क्या है कि देखोगे कि हर पेपर निकल रहा है, अभी कोई पेपर हुआ निकल जाएगा, फिर अगला पेपर निकल जाएगा, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो कई बार लोग मुझसे फोन करते हैं, सर कौन सी किताब ले लें, तो मैंने यही बोला कि आप कोचिंग एक बार आ जाइए। तो वहां पे आपको समझा सकते कौन सी किताब ले लें। फोन में क्या बताएं उनको, भाई मैंने बोला पुणेकर है, और कौन कौन सी किताबें आती हैं, मार्केट में जाके ले लीजिए। और मार्केट में अच्छा सजेस्ट वो कर सकता है भाई, क्योंकि जिसकी ज्यादा बुक बिकती होगी वही अच्छी बुक होगी, है ना। बाकी अब ये ध्यान रखिए कि सब कुछ कॉपी पेस्ट डेटा होता है, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं, वो भी नहीं जाते हैं। पहले जब सोनिया गांधी के समय पर सन 2002 की जो किताबों में रहता डेटा, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अगस्त 1987, मिनिस्ट्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
उद्देश्य। क्या भाई बड़ा फोन आ रहा है आपका? पापा जी है। अच्छा अच्छा। वो समरसेल डाला है तो निकलवाना है तो उसी को बोला है। कभी कभी गैप कर लिया करिए ना, जब ज्यादा काम ना करे घर में। नहीं इतना काम मेरा नहीं रहता। अच्छा, तो मोर्चा संभालते होंगे पापा जी आपके, है ना? तो आप क्या है कि छोटा मोटा काम करते होंगे, हथौड़ी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कहा जाओ बाजार से ले आओ, इतना ही बहुत है। क्या दिमाग तो बहुत खराब होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि डिग्री कुछ मिलने वाली है, कहते हैं सोचते होंगे कुछ करना वरना है नहीं, पता नहीं जहाँ का आया वो काम अभी हमारे पास है। क्या है गांव में भी ये मेंटेलिटी बच गई है ना कि पहले क्या बहुत आसानी से जॉब लग जाती थी, तो ये सोचते रहते हैं कि अगर पैसा हमारा लगा है अगर 3,000 रुपए या 4,000 या 5,000 रुपए, तो उसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए विद इन टाइम, 3 महीने के अंदर, है ना? जैसे गन्ना है तो मशीन के अंदर डाले तो उसे तो जूस निकलना जरूरी है ना? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब बस ये नहीं समझ रहे कंपटीशन कितना है। अभी 100 पोस्ट में अगर 1 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, है ना? और हम क्या है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के, है ना, यहाँ रामनगर के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो बचिए थोड़ा तो दिक्कत होगी ना। बहुत बैक बढ़ रहा है। 2 पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ क्रॉस करने के आना, रीवा से आना है, पहाड़ क्रॉस करो, कहीं भी आइए पहाड़ क्रॉस करने, पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। और एक तरफ अथाह सागर भरा हुआ है ना? और 8 बजे के बाद अगर आप आते हो तो एक रिस्क भी रहता है थोड़ा बहुत, 10-20%। जब सड़क बन गई तब तो ठीक है। व्यवहारिक दूरी यहाँ से कितनी है? 30 किलोमीटर, है ना? पहले वाला पुराना रोड, है ना? अब घूम के जाओ तो 80 किलोमीटर। तो कुल मिला के करके चलिए, तो है ना, तो ये क्या है, जैसे कल मैंने बताया था तो वहां पे नॉफेड था, नेशनल हो गया था, यहाँ पे क्या है ट्राइबल हो गया है। तो ट्राइबल में क्या है कि जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि क्या होता है कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जनरली जो जंगलों से जो चीजें मिलती हैं केवल उसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं, बाहर की चीजों को नहीं ग्रहण करते हैं, है ना? अब वो फल फूल जड़ी बूटी सब कर तो लिए, अब क्या होता है कि उनका विकास नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि मार्केट में मतलब उनको विकास करवाने के लिए क्या करते हैं हम कि एक मार्केट ऐसा बनाते हैं कि जिसके ऑफिशियल उनके पास जाएं और उनको बताएं कि यार ये जंगली आइटम जो आप रखे हो, ये चीजें यूज करते हो, इसको आप अच्छी दर पर मंडियों में ले जाके बेच सकते हो, ठीक है? तो ट्राइबल लोग भी जो है इस चीज को समझ पाए। और सीधी बात ये ट्राइबल लोगों के लिए ये जो मंत्रालय है तो एक सामान्य किसानों के लिए है, और जो पिछड़े बहुत ज्यादा हैं उनके लिए जो है ये मंत्रालय है, जो उनके द्वारा जो जंगलों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता होता है, तो वहां से जो नेचुरल रिसोर्सेज वो प्राप्त करते हैं उनको अच्छे से अच्छे मूल्य पर बाजार पर बेचा जाए ताकि इनका जीवन स्तर सुधर सके। और जो भी एक कृषि करते हैं वो भी अपनी अच्छी कृषि करके जो अपना फायदा है उसको बढ़ा सके। तो बस ये उद्देश्य उसका होता है। तो इस पर लिखिए आप लोग ऑब्जेक्ट, इसके उद्देश्य। गांवों में जंगली उत्पाद की समझ का विस्तार करना और कृषि उत्पाद बढ़ाना। ठीक है भैया, तो ये होगा। अब अगले घड़ी का आप लिखिए कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग यहाँ सर वो क्या कहते हैं, हर्रा 5 रुपये होता है, हर्रा 10 रुपये
रुपये का 5 ठो देते हैं, 5 ठो। और वहाँ अभी मैंने देखे जयसिंह नगर साइड, वहाँ 20 रुपये के 1 किलो दे देते हैं। है ना? तो चलिए, तो इसीलिए क्या है ना, ये बनाया गया है, ये जो बता रहा हूं जी जी। कि अधिकता हो जाने के कारण लोग क्या है कि फ्री में बेचने लग जाते हैं। हाँ। तो ये काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका लगभग इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? क्या मार्केट प्राइस इसकी हर्रा की, जो भी है हम अब ये तो डिसाइड करेंगे जो हमारे पास 23 रजिस्टर्ड नहीं, है। यही ना डिसाइड करते नहीं, ये नहीं करते हैं। केवल 23 फसल है जो होती हैं, मुख्य रूप से 23 फसल जो होती हैं, जिसमें अनाज, दाल और तीसरा आइटम आता है। तो उसमें क्या होता है, केवल इसी का ये लोग करते हैं, 23 फसल का जो ये लोग करते हैं, मंडी भाव जो सेट किया जाता है। बाकी का जो होता है वो अलग से सेट होता है, जो उनको करना होता तो जड़ी बूटी में आता होगा ना, ये कृषि में थोड़ी ना आता होगा। है। तो जड़ी बूटी का वही बता रहा है, तो ये कृषि के लिए है जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं कीमत आयोग इसकी जो मिनिस्ट्री या मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अध्यक्ष विजय पाल शर्मा। इसको भी सही जोड़ी टाइप में कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, ऐसे करके अलग से ही पढ़ाएंगे। अभी तो केवल योजना चल रहा है, याद करने का तरीका बताएंगे बाद में। फिर मिनिस्ट्री भोपाल क्या, इनका जो हेड ऑफिस, जितनी भी मिनिस्ट्री होती है उनका सबका हेड ऑफिस दिल्ली में होता है, ठीक है। और जो स्टेट के द्वारा अलग से बनाई जाती हैं उनका भोपाल में होता है, राजधानी में होता है सभी का, ठीक है। तो इसका दिल्ली में हेड ऑफिस होगा, ठीक है। और वैसे अगर कहा जाए तो कई मतलब ऐसा भी होता है कि जहां पे कोई चीज ज्यादा पाई जाती है तो वहां पर भी कर दिया जाता है। जैसे कि हैदराबाद में भी कृषि का एक हेड ऑफिस है, कृषि के हेड डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली अगर हम सामान्य है, जो मंत्रालय होते हैं वो सब दिल्ली में होते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, है ना, इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिसर्च होती है इन सब चीजों पे, वो सब अलग अलग जगहों पर होते हैं। लेकिन जो मंत्रालय मिनिस्ट्री होंगी वो सभी क्या होंगी, दिल्ली में होंगी या भोपाल में होगी। मध्य प्रदेश का भोपाल में और दूसरे वाला दिल्ली में। तो अध्यक्ष जो है विजय पाल शर्मा है। इसका आप कहेंगे शुरुआत, ठीक है ना, या स्थापना कहेंगे जनवरी 1965। मिनिस्ट्री का कभी नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना कि कहां पे इसका हेड ऑफिस है। इंस्टीट्यूट जो होते हैं, रिसर्च सेंटर जो होते हैं, इनका पूछा जाता है कहां पे इनका वो, ठीक है ना। रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये होते हैं। और ये तो गवर्नमेंट का एक वो है, ऑफिस है, दिल्ली में बना होगा ये, तो उस ऑफिस का को भी बोल देते हैं ये मंत्रालय, जहां पे इनके मंत्री बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। इसका उद्देश्य वर्क, कार्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, तेईस फसलें, तेईस फसलों का ऐसा करना। तो ये ध्यान रखिएगा
ये जो प्राइस सेट किया जाता है तो डायरेक्ट नहीं सेट हो जाता ये प्राइस, ध्यान रखिएगा। ये प्राइस सेट होने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मतलब ये जो होते हैं, जो ये मंत्रालय जो होता है वो क्या करता है कि रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट में वो सेट करता है कि इतना इतना जो है किया जाए अपने साथ, जो उसको लगता है ठीक ठाक रेट लगता है। वो रेट जो होता है वो फिर उसके बाद क्या होता है, जो नाफेड होता है ना, नाफेड इनके पास जाता है, ट्राइफेड है इनके पास जाती है रिपोर्ट। फिर इनके जो ऑफिशियल होते हैं ना, जो भोपाल आएंगे कृषि विपणन बोर्ड, मध्य प्रदेश आएंगे, हर जगह कृषि मंडियों में जाएंगे, किसानों से भी कंसर्न करें, बड़े किसानों से, इनसे मिलने के बाद क्या होता है कि इनका फीडबैक जो है वो लिया जाता है। और वो फीडबैक मिल जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे इंडिया का जो मतलब सबसे हेड होता है मंत्रालय जो होता है कृषि से के लिए जो मंत्रालय होता है, इसके भी ऊपर होता है मतलब पैरेलल संस्थाएं, तो एक इंस्टीट्यूट है वो, एक मतलब सीएसीपी जो है एक प्रकार का वो है, फिर मंत्रालय में जब जाता है कृषि एवं किसान नहीं, अलग से इसके ऊपर और एक मंत्रालय होता है जो कि मीटिंग होती है हर साल, ठीक है, जो मिनिस्ट्री में केवल कृषि का देखते हैं, तो वो कमेटी मतलब एक तरह से कह सकते हो बनाई जाती है एग्रीकल्चर को देखने के लिए। सीएसीपी जैसे ये है, ठीक है, सीएसीपी है, और इसी प्रकार से एक और होता है, तो वहां पे जाता है जहां पे नरेंद्र मोदी उसके हेड होते हैं, ठीक है, वहां प्रधानमंत्री उसका हेड होता है। तो ये भी बैठक हर साल होती है और इस समय पर हमेशा कोई ना कोई एक नई योजना लाई जाती है, ठीक है। तो उनके द्वारा फिर फाइनल किया जाता है, तो फाइनल जब मुहर लग जाती है तो फिर उनके पास यही रिपोर्ट जाती है, और जब इनके पास ये रिपोर्ट आती है तो ये अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्या कर देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है कि एमएसपी जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट हो जाता है। तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर पूरा बता दूंगा, लिखवा दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत कवर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 7 अनाज वाली फसल है। अनाज वाली फसल मतलब क्या होता है, गेहूं, धान, ये सब चीजें। फिर इसके बाद पल्स वाली आएंगी और उसके बाद तीसरी और आएंगी। तो इसके अंदर 24 फसलों को लिया जाता है। तो जिसमें फर्स्ट लिखिएगा 7 अनाज। अनाज के अंदर 7 कैटेगरी है। इसमें है धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, राई। फिर इसके बाद दाल, 5 प्रकार की दालें होती हैं इसके अंतर्गत। चना, तुअर, अरहर जिसको बोलते हैं, मूंग, उड़द, राई तो तिलहन है सर, रुक जाइए ना, मसूर, जो ये फॉर्म में बताया जा रहा है ना, इस फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर तिलहन में 7 तिलहन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, कराया। कुसुम क्या है सर? क्या? ये भी पौधा होता है, यहाँ इंडिया में कम पाया जाता है, ब्रिटेन वगैरह में ज्यादा पाया जाता है, इससे तेल बनता है। कुसुम, 2-3 नाम है, क्षेत्रीय भाषा में कुछ बोलते होंगे, उनको मालूम नहीं है, बात ये है, कुछ ना कुछ क्षेत्रीय भाषा में बोलते होंगे, उसके हिसाब से क्या नाम होता होगा। तो अगर आप घर में जाइएगा पूछिएगा तो पता चलेगा। बाकी यहाँ पे स्टैंडर्ड भाषा अगर कही जाए किताबों की भाषा, तो उसमें उसको तो नहीं बोलते, ये मंगोल का डोरी का नहीं, ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 4 वाणिज्यिक लिखिए, इधर लिखिए, 4 वाणिज्यिक, इधर लिखिए 4 वाणिज्यिक फसल। आप सही कह रहे थे, रामनगर नारियल, ज्यादा बैकवर्ड। नारियल, गन्ना, देखिए गन्ना, कपास, जूट, नारियल, गन्ना, कपास, जूट। देखिए क्या है ना कि ये सब चीजें इंग्लिश में होती है, इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं मैं। तो इसलिए क्या है ना, कुसुम का नाम कुसुम नहीं होता है, कुछ और नाम होता है, लेकिन जब उसको हिंदी में देखते हैं डिक्शनरी में तो वो कुसुम बताता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड भाषा में कुछ इनका अलग अलग नाम है। और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो होती है ना, अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट भी कर देंगे ना उसमें किनारे, तो फिर भी उसको इंग्लिश में ही दिखाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड रहते हैं।
थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 7 दूनी 14, 14 5 कितना 19, 19 4 23। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया था 23 फसलों पर किया जाता है, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी आप जाइएगा घर पे, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, घर पे जाके वेबसाइट खोलिएगा और देखिएगा कि क्या प्राइस आजकल चल रहा है अभी, तो आपको और आइडिया लगेगा इससे। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया जाता है, तो CACP हम बोल देते हैं शॉर्ट में, बार बार नहीं लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत कहां कहां पे ये चीज जाती है, तो ये जाती है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। ये रिपोर्ट जो पहले बनने के बाद जाती है। फिर नाफेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ETC है, ठीक है ना। और कई सारे मंत्रालय, सब जगह जाती है रिपोर्ट, ठीक है। स्टेट में भी जाती है, स्टेट के किसानों से भी कंसल्ट किया जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने संस्थाएं हैं जहां ये जाती है। कॉटन है ना, तो हर फसल के लिए एक अनुसंधान केंद्र होगा, तो सभी जगहों से कांटेक्ट किया जाएगा। ये सभी जो रहेगा, इसके बाद जब ये इनका कंसल्ट करवा लिया जाएगा, इसके बाद ये जाएगा CCEA के पास। CCEA का मतलब होता है कंबाइंड कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अंतिम निर्णय लेगी एवं मंजूरी देगी। ये जब मंजूरी मिल जाने के बाद CACP जो रहेगा डेटा को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगा।
ऐसा करते हैं कि इस बार हम संडे को आपकी रीजनिंग की क्लास लगवा देते हैं, ठीक है, और मंडे ट्यूसडे मैथ कर देते हैं, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस उसका कवर करना जरूरी है पहले ही, समय रहते ही। और ये पढ़ा रहे हैं ना, यही सिलेबस है इसका। लोग पूछते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यही सिलेबस। जहां जहां पे आप गांव से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है इसका। साइंस में जो पार्ट हो जाता है, जहां पे कि गायों के बारे में स्टडी करी जाती है, फसलों के बारे में स्टडी करी जाती है, तो मिट्टियों के बारे में स्टडी करी जाती है, मौसम के बारे में स्टडी करी जाती है, वही सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए इसमें हेडिंग डालिए, इसी के अंतर्गत है, इसी योजना के अंतर्गत खरीद मूल्य। इसमें लिखे ब्रैकेट में, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। अगला लिखिए आर्थिक मूल्य। भंडारण हेतु सभी खर्चे, परिवहन इत्यादि जोड़कर। भंडारण हेतु सभी खर्चे, परिवहन इत्यादि जोड़कर। या जारी मूल्य। आर्थिक मूल्य से कम होता है। ठीक है, अगली लाइन में लिखिएगा आर्थिक मूल्य माइनस जारी मूल्य बराबर खाद्यान्न सब्सिडी। ठीक है, अब कल इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा इन तीनों चीजों के बारे में जब अगली क्लास होगी। मंडे को अब इसकी क्लास होगी। मंडे क्या खाद्यान्न सब्सिडी। क्या सर, क्या बोले मंडे को मैथ रहेगा 2 दिन, और इस बार वेडनेसडे जिस दिन रीजनिंग होती है उस दिन भी इसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अपना पूरा फोकस आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इस पर रखिए। मैथ रीजनिंग में भी रखिए, ऐसा नहीं है, मैथ रीजनिंग प्लस पॉइंट है, और ये जो है छूट जाती है लोगों की, तो इसको ही पढ़ते रहिए। लोग अभी परेशान हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। तो लगभग इसकी जब आपके पेपर आते आते हफ्ते में जितने भी हफ्ते बचे होंगे उतने सब 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतनी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो काफी कुछ हो जाएगा 10 तारीख तक में। निर्माण हुआ है अभी आज कल हो जाएगा। क्या है कि 2 दिन मेरे पास समय नहीं रहता बिल्कुल, एक आज और एक कल, क्योंकि ये जो रहती है क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके पहले मैथ रीजनिंग सब कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट होगा ना? हाँ हाँ।